स्टूडेंट क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक का 5th चैप्टर चल रहा था। 5th चैप्टर जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद हम यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से पढ़ रहे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने भारत के ऊपर आकर अपना शासन जमाया और शासन जमाने के बाद अपनी नीतियों को हमारी जनता पर थोपा। और जब नीतियाँ जो उनकी दमनकारी थी, जिससे जो लोगों के लिए ठीक नहीं थी, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, तो लोगों ने किस तरह से उन नीतियों के खिलाफ जाकर बगावत करना शुरू किया, अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाने के लिए, गुलामी से मुक्त होने के लिए। तो इस बगावत में, इस विद्रोह के अंदर किसान, सिपाही, जनता, आम लोग, नेता, राजनेता, राजा महाराजा किस तरीके से कूदे और किस तरह से उनकी प्रक्रिया रही, वो हमने इस पाठ में पढ़ने का प्रयास किया। जनता की नज़र से अंग्रेजी शासन के बारे में वो क्या सोचते हैं, कल हमने हमारे 2 स्त्रोत्रों में 84 नियमों के बारे में और एक हमने पढ़ा था सीताराम पांडे का संस्करण। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए। जब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि सैनिक विद्रोह, जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया था इनके खिलाफ, वो जन विद्रोह कैसे बन गया उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई शासक और शासन करता है और प्रजा है, तो उनके बीच छोटी मोटी बातें, अनोखी बातें संघर्ष की होती रहती है। लेकिन कभी कभी संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि सबका शत्रु एक, और भारतीय भी ये मानने लग गए थे कि हम सबका शत्रु कौन है, इट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। इसीलिए वे सब मिलकर कुछ करना चाहते थे और इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए उनको क्या करना था, एकजुट होना था और उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना था। तभी वह अपने उस एकमात्र शत्रु को हराकर अपने देश से बाहर निकाल सकते थे। ऐसा ही हुआ। उत्तरी भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पर शासन कर चुकी थी, एक बाहरी विद्रोह से उसे जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू इस बगावत ने, जिसको हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, भारत में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू हुई ये बगावत, या ये कह लीजिए 1857 की क्रांति। सिपाहियों ने जगह जगह इसके अंतर्गत बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही त्रिवर में खड़े हुए, यानी सिपाही ने, एक आम जनता थी जो हमारी, वह भी विद्रोह के साथ बहुत विद्रोही तेवर के साथ खड़ी हुई। कुछ लोग तो मानने लगे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया का ये सबसे बड़ा संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह के बारे में बताया। सैनिक विद्रोह किसे कहते हैं? जब एक सिपाही एकजुट होकर, इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों के हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सैनिक विद्रोह, यानी अपने अफसर की बात की अवमानना करना। सैनिकों का एकजुट होकर क्या कहलाता है? सैनिक विद्रोह कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरठ से दिल्ली तक जो जनता ने बगावत की, जो जन आंदोलन हुआ, उसके बारे के अंदर कि 19 मार्च 1857 में युवा सिपाही थे मंगल पांडे, जिनके बारे में आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी बेटा। वो व्यक्ति थे जो बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में, ये विद्रोह का एक बहुत बड़ा मुद्दा मंगल पांडे है। आपको बता दूं, मंगल पांडे की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया था। इन्होंने अंग्रेजी अफसर को मार गिराया था और उसके आरोप में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इनके तुरंत बाद ही, कुछ दिनों के अंदर ही, मेरठ के अंदर तैनात कुछ सिपाहियों ने भी एक और विद्रोह किया, जब उन्होंने नई कारतूस, जिस पर कि गाय और सूअर का लेप चढ़ा हुआ था, चर्बी का, उससे अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। उनको लगता था कि इसको जो मुंह से खोलना पड़ता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस चक्कर के अंदर 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। और 9 मई, ये बात थी 9 मई 1857 की। जब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उसी के बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया भी बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोला, अर्थात अंग्रेज़ों को किस तरह से हटाना है, उनका विद्रोह शुरू हो चुका था। धावा बोलकर वहाँ पर जो अपने बंद सिपाही थे उनको उन्होंने आज़ाद करा लिया था और अंग्रेज़ी अफसरों को मार गिराया था। अंग्रेज़ी जो इमारतें थी उनको जला दिया जाता था। उनके बंदूक हथियार होते थे, उनको वे क्या कर देते थे, अपने कब्जे में ले लेते। और सभी ने इन अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिरंगियों को यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए फिरंगी शब्द यूज़ किया है, फिरंगियों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया।
सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी शासन को ख़त्म करने के लिए आमादा हो चुके थे। अब उनके अंदर एक ही भावना थी कि किस तरह से अंग्रेज़ों को खदेड़ा जाए। लेकिन सवाल था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद अगर उन्हें निकाल भी दिया जाएगा तो इस देश का शासन कौन चलाएगा। उनका जवाब भी हमारे सिपाही ने ढूंढ लिया था। बहादुर शाह, मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफ़र, उनके रूप में कि हम बहादुर शाह जफ़र से अपना देश का शासन चलवाएंगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने एक टोली रात को 10 मई को रात घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में सेना टुकड़ियां जी थी, उन्होंने क्या कर दी, बगावत कर दी। उन्होंने आक्रमण किया, अंग्रेजी अफसरों को मार गिराया। देसी सिपाहियों ने उनके हथियार गोले बारूद को अपने कब्जों में ले लिया और उनकी इमारतों के अंदर आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले के दीवारों के आसपास जमा हुए और वे बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे। बहादुर शाह जफर भारत के जो मुग़ल बादशाह थे आखिरी, अंग्रेज़ों की भारी ताकत के सामने दो हाथ तैयार थे, उनसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही अड़े रहे। आखिरकार बहादुर शाह जफर को उनकी बात माननी पड़ी। वे जब महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना क्या कर दिया, नेता घोषित कर दिया। अब जब बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया तो उन्हें भी अपने सिपाहियों की बात माननी पड़ी। देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संघ बनाने का आह्वान किया और बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम से बहुत ही बेहतर और गहरे परिणाम सामने आने लगे। अंग्रेज जो पहले देश के बहुत हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था, अंग्रेजों से पहले ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े के जो थे मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों के अंदर शासन करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगता था अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वह अपने इलाकों के अंदर बेफिक्र होकर दोबारा शासन करने के लिए समर्थवान हो जाएंगे। अंग्रेजों को इस घटने की उम्मीद नहीं थी। उनको नहीं लगता था कि भारत में इस तरह का विद्रोह उनको देखने के लिए मिलेगा। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बहादुर शाह जफर ने सैनिकों की बगावत का समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती, हिम्मत मिलती और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत जो बहादुर शाह जफर का सपोर्ट मिला तो बगावत और फैलने लगी। बगावत कैसे फैलने लगी, दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने लगी कि कुछ भी करने के लिए कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार एक के बाद एक अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। एक दिन के बाद हर रेजिमेंट सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे हमारे महत्वपूर्ण जो स्थान थे उन पर टुकड़ियों के साथ निकल पड़े और उनकी देखा देखी हमारे गाँवों में, कस्बों के अंदर जो जमींदार लोग थे, नेता लोग थे, मुखिया थे, वे भी संगठित होने लगे और बगावत के रास्ते पर चल दिए। अपनी स्थायी सत्ता, ये लोग जो थे अपने स्थापित सत्ता को और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए हर संभव तैयार थे, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दंतक पुत्र जय नाना साहब कानपुर में ही रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों के शहर को अपने शहर से उन्होंने खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा भी घोषित किया, ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत वे गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब जो वाजिद थे, अली शाह के बेटे वर्जिस कद्र को भी नया नवाब क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। वर्जिस कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बसत बेगम थी, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने भी अंग्रेज़ से दो हाथ किए। नाना साहब के सेनापति तात्या तोप के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को समय समय पर भारी चुनौतियों का सामना इनसे करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मांडवा क्षेत्र में और राजगढ़ में राजी अवनति बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन ने इसे राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण में कर रखा था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनको ज़बरदस्त सामना करना पड़ा हार का अंग्रेजों का। इससे लोगों को यकीन हो गया था कि अब अंग्रेजी शासन थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगा। अब लोगों में विद्रोह में कूदने का आत्मविश्वास और बढ़ गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति पैदा हो गई और 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को जो टेलीग्राम भेजा उसमें भी अंग्रेजों का भय एकदम साफ दिखाई दिया। उन्होंने व्यक्त किया कि हमारे लोग जो हैं उनकी संख्या विद्रोही की संख्या में बहुत कम है और लड़ाई में वे थक चुके हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है और जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यानी ये जो सेंटेंस बोले गए उसके अंदर एकदम साफ दिखाई दे रहा था कि अंग्रेज हमारे इस विद्रोह से पूरी तरह से डर चुके थे। इस दौरान
बहुत सारे नेता है सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों के एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया उन्होंने लगभग कर दिया था और बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली में सिपाही बख्त खान के लोगों ने एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली में कूच कर लिया था। इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार में भी पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ मेहनत अंग्रेजों से लड़ाई की और तमाम इलाकों में नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी आपको मैंने बताया यहाँ पे कि किस तरीके